चैनल बदलना शुरू कर दिया। आप ठीक से लोगों की दिखा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका चैनल भी जनता के बीच बढ़ेगा। ये हमारे वाइट लेते हैं और वाइट वैसी की वैसी आगे आती है, दिखाते हैं। नकाब हुआ है और आपकी जो भूमिका है, आपके चैनल की जो भूमिका रही है, तो ठीक को ठीक दिखाया है कि हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, हमारा मीडिया ये चैनल है, आप इन चैनलों को अपनाइए। सच्चाई के साथ है आपका मीडिया और हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग सच्चाई के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। हालांकि आज इस झूठ की और फरेबी जो न्यूज चैनल्स हैं उनके मुकाबले में टिक पाना आसान नहीं है, लेकिन आपने सब कर दिखाया है। मुबारकबाद आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों पर। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां सोमवार की देर रात एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना चेरिया बिरियानपुर थाना इलाके की बताई जा रही है। मृतक की पहचान वार्ड संख्या 17 करोड़ गांव के रहने वाले महेश चौधरी उर्फ कारी चौधरी का लगभग 19 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक बिहारी मजदूर का काम करता था और शादी के सिलसिले में लगभग 2 माह पूर्व अपने गांव लौटा था। सूत्रों की माने तो 26 अप्रैल को युवक की शादी हुई थी और बीते सोमवार की देर रात दोनों पति पत्नी खाना पीना खाने के बाद छत पर सोने के क्रम में युवती की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि घर में खाना खाने के बाद वह अपनी छत पर सोने चला गया था, तो काफी देर तक नीचे नहीं आने के बाद जब घर वाले ऊपर देखने गए तो उसे मृत पाया। संदिग्ध मौत की सूचना मिलते ही चेरिया बिरियापुर थाने में की पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया। तो खबर बिहार के बेगूसराय से ही, जहां 2 महिला किसानों को उस समय ट्रेन से कटकर अपनी जान गंवानी पड़ी जब दोनों महिला अपने मवेशी के लिए चारा लेकर रेलवे पुल पार कर रही थी। मौत की खबर मिलते ही जहां परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं एक साथ 2 महिला की मौत से गांव में मातम छा गया। घटना जिले के बाखरी थाना इलाके की बताई जा रही है। मृतक दोनों महिला की पहचान बखरी थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 सुगा गांव के रहने वाले वरुण यादव की 35 वर्षीय पत्नी ललिता देवी व गणेश यादव की 40 वर्षीय पत्नी ललिता देवी बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि रिश्ते में दोनों महिला चचेरी गोतनी थी, जो कि सोमवार की शाम को एक साथ ही मवेशी के लिए चारा लेकर बभायन बहियार से लौट रही थी। उसने कहा कि जब मृतिका समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड के निशारपुरा पुल संख्या 7 को पार कर रही थी, तभी राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से, जहां प्रो गांव में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आने की संभावना के चलते गांव में सफाई अभियान युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि एक गांव में एक साथ इतने सफाई कर्मी लगने का मतलब साफ है। आप समझ सकते हैं कि क्या हालात रहे होंगे इस गांव का। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के दौरे के समय ही क्यों सफाई अभियान चलता है? क्या बाकी समय का वेतन इन लोगों को नहीं मिलता? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उच्च अधिकारियों के दौरे के समय ही ऐसे सफाई अभियान युद्ध स्तर पर होते हैं। इससे पहले गांव की गलियां और नालियां अपनी बदहाली के आंसू बहाते आप देख सकते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां कोरोना कर्फ्यू के चलते करीब 1.25 महीने के बाद आज से बाजार खुलने की अनुमति दे दी। आपको बता दें कि जिले में सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी है, जबकि शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा और बाजार खुलने के दौरान सभी के कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। दरअसल सोमवार की शाम तक सहारनपुर में कोरोना के 499 सक्रिय केस रह जाने के बाद जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया। डीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जनपद के सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है। चूँकि अब जनपद सहारनपुर में जो है कोविड के एक्टिव केसेस की संख्या इस समय लगभग 500 है, तो चूँकि 600 के नीचे फिगर है, तो इसलिए कल प्रातः जो से 7 बजे से शाम को 7 बजे तक सभी मार्केट्स खुलेंगी। और इसके साथ साथ जो भी अन्य चीज़ें हैं, इसमें मैं थोड़ा सा संक्षेप में आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें जो है जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके ऑफिसेज पूर्व से खुल रहे थे वो खुलते रहेंगे।
निजी कंपनियों के कार्यालय भी जो खुलेंगे वहाँ पर भी मास्क का प्रयोग, 2 गज की दूरी और जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी। इसी के साथ साथ औद्योगिक संस्थान भी खुले रहेंगे। सब्जी मंडियाँ पूर्व की भांति खुलेंगी, वहाँ भी जो है 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। इसके साथ साथ अभी तक जो मीट की जो दुकानें थी वो बंद थी, तो मीट की दुकानें भी अब जो है अंडा, मांस, मछली की दुकानें, वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था के साथ, सैनिटाइजेशन के साथ ये सारी दुकानें खुलेंगी। और बाकी सब चीज़ें तो यहाँ भी खुल रही थी, पहले भी गेहूँ क्रय केंद्र था, खाद की दुकानें थी, राशन की दुकानें थी, ये सब पहले खुल रही थी। तो मुख्य रूप से क्योंकि अब जनपद में 600 के नीचे केस हैं इस समय कोरोना के एक्टिव केसेस, इसलिए जो भी बाज़ार थी वो सारी बाज़ार जो है सप्ताह में 5 दिन, सोमवार से लेकर प्रातः सोमवार से लेकर और शुक्रवार तक, ये सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुलेंगी। इसके साथ साथ जो शनिवार और इतवार को जैसी साप्ताहिक बंदी सभी ज़िलों में है वैसी ही साप्ताहिक बंदी यहाँ पर भी रहेगी। रात नाइट तक भी रहेगा? हाँ, रात मैंने कहा ना 7 से 7 तक खुलेगी। 7 बजे नहीं, अभी तो मतलब पूरा बाज़ार खुलेगा, फिर हम लोग देखेंगे। पर जो व्यवस्था, जैसे जो थोक की मंडियाँ हैं, जैसे मोरगंज है या दवाई की थोक की मंडी किशनपुरा है, वहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जो व्यवस्था पूर्व में बना रखी थी वो व्यवस्था जो है चलती रहेगी। क्योंकि वो हम लोगों ने जो भी व्यवस्था बनाई थी इस दृष्टि से बनाई थी कि वहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी, वो कंजस्टेड एरिया है, भीड़ भाड़ वहाँ पर ना हो। तो जहाँ भीड़ भाड़ की दृष्टि से जो हम लोगों ने पूर्व में व्यवस्था बनाई है वो व्यवस्था चलती रहेगी। केवल जो बाज़ार जो बंद थी वो बाज़ार सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुलेंगे। खबर आगरा से, जहां 5 मिनट तक मरीजों की ऑक्सीजन की सप्लाई जानबूझकर रोकी गई। ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाते ही 22 मरीजों की जान चली गई। अस्पताल संचालक डॉक्टर अरिंजा जैन खुद वीडियो में बता रहे हैं कि पूरी बात। वीडियो में अरिंजा जैन का बयान, 5 मिनट ऑक्सीजन बंद करते ही छंट गए 22 मरीज। 26 अप्रैल की सुबह 7 बजे मरीजों को मारने के लिए ऑक्सीजन हटाने का काम मॉक ड्रिल उस दरमियान किया गया, जहां पारस हॉस्पिटल में भर्ती थे 96 मरीज। कोविड महामारी में बड़ी संख्या में पारस अस्पताल में मौत हुई है। वहीं पिछले साल भी पारस हॉस्पिटल ने ही आगरा समेत 10 जिलों के मरीजों में कोरोना फैलाया था। पिछले साल महामारी अधिनियम के तहत पारस अस्पताल के संचालक पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था और सुपर स्प्रेडर पारस अस्पताल को जिलाधिकारी की मेहरबानी से इस बार फिर कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था। जनपद आगरा में 27 तारीख की सुबह और 28 तारीख को कुछ ऑक्सीजन की किल्लत थी। इसमें हम लोगों ने जो अपनी लोकल व्यवस्था की थी, हमारे यहाँ एक एयर टू ऑक्सीजन प्लांट था सिकंदरा में, वहाँ लगभग 900 सिलेंडर हमें 24 आवर्स में वहाँ से मिल जाते थे। इसके अलावा हम लोगों ने जो अपना एक ऑक्सीजन बैंक बना रखा था सेंट पीटर्स में 150 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, जहाँ भी कमी होती थी वहाँ 5-5 की संख्या में हम लोग भेजा करते थे। इस पारस के केस में भी सर्वप्रथम हम लोगों ने 5 सिलेंडर भेजे। जब इनको और रिक्वायरमेंट हुई और इनके जो नॉर्मल वेंडर थे मिस्टर त्यागी वो सप्लाई नहीं कर पाए, पार्थ जो हमारा एक अच्छा सप्लायर था उसने इस समय काफ़ी मेहनत किया था, उनके द्वारा भिजवाया गया। बीच में जैसे मैंने पब्लिकली अपने 3 जो हीरोज़ हैं हमारे यहाँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था खासकर इस 2 दिनों में, वहाँ से हम लोग रात में 2 बजे 3 MT का हम सिलेंडर लेकर हम ऑक्सीजन लेकर के आए वहाँ से। जैसे ही आने के बाद जो हमारे 14 हॉस्पिटल हैं जो LMO पर डिपेंडेंट थे वहाँ उनको भर दिया गया और बाकी जो हमारे IMA के हॉस्पिटल्स थे वहाँ सिलेंडर्स की आपूर्ति पर्याप्त हो गई। 27 की सुबह के बाद रात में हमें फिर यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन टैंकर्स आते थे 2 टैंक आए थे। चूँकि जो फर्स्ट डे कुछ कमी हुई थी, जो सिटी में पैनिक क्रिएट हुआ था, उसको खत्म करने में 48 घंटे लगे थे। लेकिन हम लोगों ने जो व्यवस्था करके फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें और LMO काफ़ी प्रोवाइड कर दिया था। फिर ऑक्सीजन के लिए एक्सप्रेसो चलने लगे। इसके अलावा हमें एयरफोर्स की मदद मिली। धीरे धीरे फिर ऑक्सीजन की किल्लत समाप्त हो गई थी। फैक्चुअली 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे उसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में ICU के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास ICU के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई किया जाएगा। बाकी सब लोग परिचित हैं। जिला प्रशासन, सरकारें ने पूरा प्रयास रखती है कि ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया जाए। हम लोगों को भी
शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे कि जुडिशियस यूज एंड द राशनल यूज ऑफ द ऑक्सीजन। जब हम किल्लत में थे अप्रैल के तीसरे हफ्ते में, तो उस किल्लत में हम अपने मरीजों को कैटेगराइज कर रहे थे कि कौन सा मरीज हमारा हाई फ्लो पर है, कौन सा मरीज हमारा लो फ्लो पर है। हमें मरीजों की ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पता करनी थी कि हम ऑक्सीजन की किल्लत आने पर या आपूर्ति रुक जाने पर हम किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। सर मेडिकल में ये ट्रायल ठीक माना जाता है? ट्रायल नहीं है सर, ट्रायल वर्ड तो है ही नहीं सर, वो तो वीडियो में दिखाया गया है, ट्रायल नहीं है सर। वीडियो में आप साफ तौर से कह रहे हैं कि हमने 7 बजे मॉक ड्रिल का है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि किसी घटना को फेस करने से पहले उसके लिए एहतियात बरत लिए जाए, हम वो सीख जाएं हमें कैसे कार्य करना है उस समय आपातकाल में। तो हम अपने मरीजों को कैटेगराइज करते थे। ये कोई 7 बजे मॉक ड्रिल नहीं हुई है, हमने सतत अपने मरीजों को कैटेगराइज किया है कि किस कोविड पेशेंट को कितने लीटर्स पे ऑक्सीजन की आवश्यकता है। एक बड़ा सवाल उठता है कि जब आपको पता था कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर भी आपने सर मॉक ड्रिल किया कि मेडिकल में ऐसी कोई इसकी और नहीं। मॉक ड्रिल का मतलब तो समझिए सर, मॉक ड्रिल का मतलब है पेशेंट की ऑक्सीजन बंद कर देना नहीं। लेकिन वीडियो में आप साफ कह रहे हैं कि बंद नहीं हमने 7 बजे में भी हमने साफ नहीं कहा है। मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉक ड्रिल की गई, जिसमें 22 मरीज छट गए माने वो मरीज थे जो बहुत क्रिटिकल थे, जो हाई फ्लो पर थे, बाईपैप पर थे, वेंटिलेटर पर थे, जिनकी ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। अगर ऑक्सीजन की किल्लत आती तो वो मरीज सबसे पहले प्रभावित होते, उनके जीवन खतरे में पड़ते। ये हमें टोटल भर्ती मरीजों में से ये छांटना आवश्यक था कि कौन से मरीज ऑक्सीजन पे अत्यधिक निर्भर हैं, क्रिटिकल हैं, जिनके लिए हम वैकल्पिक इंतजाम करें। अब वीडियो की बात आती है, वीडियो पे बात करते हैं सर, वीडियो का पूरा सच है सर, वो बताइए एक बार। वीडियो का सच है, मैंने तो ये इंस्ट्रक्शन सामान्य बातचीत के दौरान किसी को नहीं दिए, अपने आईसीयू स्टाफ को दिए कि सबके पेशेंट्स के फ्लो चेक करो। वीडियो कहाँ से वायरल हो रही है, किसने किया वायरल, ये तो मुझे नहीं पता कहाँ से वायरल हो रही है। मैं अपने आईसीयू में अपने जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, आईसीयू के जो डॉक्टर्स हैं, उनसे हम लोग चर्चा करते थे कि हम राशनल यूज और जुडिशियस यूज कैसे करेंगे, तो हम मरीजों के फ्लो चेक करते थे। सबके पीछे मनसा क्या है, कौन भी लोग हैं, क्या मनसा है? अगर इतना पुराना वीडियो आज को पुराना नहीं है, 1.5 महीना हो गया, 28 अप्रैल का ये शूट है, 28 अप्रैल की चर्चा है ये, तो 28 अप्रैल का पुराना वीडियो हुआ 1.5 महीना। सबसे पहले तो हमें मनसा पर ही सवाल खड़ा होता है, अगर आपके पास 1.5 महीने से पुराना वीडियो है तो आपने अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आप कहाँ नेगोशिएट करते रहे? आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया ये वीडियो 1.5 महीने से आपके पास अगर था तो? और इसमें हमारे यहाँ 26 तारीख में, 27 तारीख में कोई 22 मौतें नहीं हुई हैं। 26 तारीख में कोविड 3 पेशेंट्स की डेथ हुई है, 27 तारीख को 4 पेशेंट्स की डेथ हुई है, जिसका डेथ ऑडिट सीएमओ कार्यालय में डॉक्टर ध्रुव को करा दिया गया है और प्रशासन को भी डेली की सूचना में वो क्योंकि सर एक बड़ा आरोप है, इसको लेकर आगे क्या रहेगा, क्या करने जा रहे हैं? बड़ा आरोप है, लेकिन मैंने कोई गलत कृत्य नहीं किया है, ना गलत भावना थी, ना गलत काम किया है। मैंने केवल मरीजों के फ्लोमीटर से मरीजों को असेस किया है, जिसका हर डॉक्टर ने किया है वो काम कि अपने अस्पताल में भर्ती मरीजों को कैटेगराइज करे, कौन हाई डिपेंडेंट है, कौन लो डिपेंडेंट है। वीडियो से आपका कोई संबंध, उसे लेकर आप क्या कह रहे हैं? वीडियो से मेरा कोई संबंध नहीं। उसमें आप साफ आप बैठे हुए हैं, बताया जा रहा है पूरी नहीं, तो वीडियो में हमने मॉकड्रिल ऐसी कोई की नहीं है ऑक्सीजन बंद करके 22 मरीजों की जान खतरे में डाली हो। ये तो मैंने अपने अस्पताल की आईसीयू की व्यवस्था देखी है। मैं सर वीडियो दिखा सकता हूँ आपको, आप बिल्कुल दिखा दीजिए, वीडियो मैंने भी देखा है, लेकिन मैंने अपनी आईसीयू की व्यवस्था बनाई है कि अगर ऑक्सीजन की किल्लत आएगी तो हम किन मरीजों को पहले वैकल्पिक इंतजाम मुहैया कराएंगे और किन मरीजों को हम न्यूट्रल मोड पे रखेंगे। तो सर इसका कोई और ऑप्शन होना चाहिए था, ना कि उनकी मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन बंद कर दी जाए। ऑक्सीजन बंद नहीं किए, मैं आपसे 4 बार कह चुका हूं। 22 छटनी बता रहे हैं कि 22 छटनी मतलब वो 22 मरीज लोगों को कैटेगराइज किया कि दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द ऑक्सीजन, जिनके फ्लो हम कम नहीं कर सकते। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मैंने ऑक्सीजन बंद की। तो सर आप ऑन कैमरा मानते हैं कि जो 22 वाला जो आप जो आंकड़ा लोग दे रहे हैं वीडियो में, वायरल वीडियो में, वो बिल्कुल झूठ है? बिल्कुल झूठ है। 22 डेथ हुई नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, सुबह के समय तो एक भी डेथ नहीं हुई जिस समय का मॉक ड्रिल आप बता रहे हैं 7 बजे का। तो वो छटनी क्या था? छटनी का मतलब है कैटेगराइजेशन ऑफ द क्रिटिकली इल पेशेंट्स। ठीक है, जो आने वाली किल्लत, जो हमें लग रहा था अगले 1-2 दिन में किल्लत आएगी, तो हम उस किल्लत के लिए वैकल्पिक इंतजाम कर पाते, जैसे कि कंसंट्रेटर।
ठीक है। जैसे कि सिलेंडर्स IMA पूल से, जैसे कि उनको मरीजों को मेडिकल कॉलेज में रेफर या उनके तीमारदारों से आग्रह कि वो अपनी व्यवस्था निजी कर लें अगर संभव हो तो कहीं से, या अपने वेंडर से निवेदन करें कि हमें इतने मिनिमम सिलेंडर तो चाहिए ही चाहिए, आप कहीं से भी इंतजाम करके दो, हम ऑक्सीजन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए 22 मरीजों को छांटा गया कि ये मरीज अलग हैं, ये बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे। ठीक है। ये बात मर नहीं गए, ना मार दिए गए। ठीक है सर, थैंक यू। खबर कानपुर से, जहां कोरोना के दौर में इस समय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकारों के निर्देश दे रही हैं, तो वहीं कानपुर नगर निगम प्रयागराज हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर को धत्ता बताकर अपने परिसरों में बनी 8 कैंटीनों को कल ध्वस्त करने जा रही है। नगर निगम की यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना तो होगी, साथ ही पिछले 50 सालों में इस कैंटीन से जुड़े 100 से अधिक परिवारों की रोजी रोटी का आसरा छीना जाएगा। इन्हीं 8 कैंटीनों में से एक नवीन कैंटीन 92 वर्षीय मालिक भगवान दीन गुप्ता डबड़बाई आंखों से पूछते हैं कि अब तक उम्र में वो कहां जाए। पिछले साल उनके बेटे की मौत हो गई थी, अब उनके बूढ़े कंधों पर दिवंगत बेटे की पत्नी और बच्चों की परवरिश का भी भार है। खबर बिजनौर से, जहां लगभग 5 दिन पहले वॉलीबॉल खेल के मैदान में खिलाड़ियों में आपस में कुछ विवाद हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए कुछ युवकों ने एक खिलाड़ी को घर में घुसकर गोली मार दी, जिससे वह खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल को मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सूचना मिलने पर शोहारा थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कोड और थामपुर पुलिस क्षेत्र अधिकारी संजय अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अनित कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामला है कि शोहारा थाना क्षेत्र के गांव हल्दुआ माफी का, जहां पर वॉलीबॉल खेल रहे कुछ युवकों में आपस में कुछ विवाद हो गया था। घटना 5 दिन पहले की है। अब रविवार की दोपहर करीब आधा दर्जन युवक मोहित कुमार पुत्र सूरज सिंह के घर में घुस आए और उस पर गोली चला दी। 4 दिन पहले 2 पक्षों के मध्य वॉलीबॉल के गेम को खेलने के ऊपर विवाद हुआ था, जिसमें आज अंकुर पक्ष ने मोहित पक्ष के ऊपर हमला किया, मारपीट की है और गोली से फायर किया है, जिसमें मोहित घायल हुआ है। मोहित को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है, मौके पर फोर्स है, दबिश दी जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र इलाके में कुछ युवकों की बिजली की चपेट में आकर मौत हो जाने की खबर सामने आ रही है। युवक की निजी बिजली मिस्त्री बताया जा रहा है और जिसकी पहचान जिले के नगर निगम वार्ड संख्या 45 पहाड़ी गाछी के रहने वाले सीताराम यादव का लगभग 20 वर्षीय पुत्र मुन्ना कुमार बताया जा रहा है। मृतक का भाई अरविंद कुमार एक ग्रामीण सहज सिंह ने बताया कि घर का बिजली खराब होने के कारण बिजली के खंभे पर चल रहा था। उसी दौरान पुल के निकट अर्थिंग तार की चपेट में आकर वह बुरी तरह से झुलस गया और उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। तो वहीं बेगूसराय से, जहां अंतर्गत रामदिरी गांव के समाज सेवी रंजीत ने गरीबों की प्रति अपनी संवेदना पेश कर मानवता की मिसाल कायम की है, वहीं रामदिरी गांव में मान सम्मान बढ़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। विभिन्न क्षेत्रों में चर्चित रहे जिले के रामदिरी गांव आज फिर अपने मानवता की मिसाल कायम करते हुए महामारी की मार झेल रहे गरीब लोग, जिसे मुश्किल भरी समय काटने को विवश होना पड़ रहा है। वैसे हालात में उपजे परिस्थिति में समाज सेवी रंजीत सिंह ने अपने पंचायत के गरीब गुरबों की मदद पहुंचाकर एक बार फिर सुर्खियां बटोरने में कामयाब रहे हैं। तो अगली खबर बेगूसराय से ही, जहां बिहार के नंबर 1 अस्पताल बेगूसराय में डॉक्टरों की लेट लतीफी से महिला मरीजों में आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि सदर अस्पताल में अच्छी व्यवस्था को लेकर जिले वासियों की विश्वास बढ़ाने के साथ ही मरीजों की संख्या भी अच्छी खासी बनी रहती है। घंटों इंतजार से आक्रोशित निमचांदपुरा के शाह बहु रेणु देवी ने बताया कि 2 घंटे से गर्भवती मरीजों को लेकर बैठी हूं, लेकिन डॉक्टर 10 बजे तक नहीं आए। दूर दराज से आए अन्य मरीज ने भी आक्रोश जताया। हालांकि यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बिहार के नंबर 1 अस्पताल में समय की पाबंदी पर अमल करवाने में अस्पताल प्रशासन कब तक कामयाब हो पाता है, अथवा डॉक्टर की लापरवाही का खामियाजा इसी तरह मरीजों को कब तक झेलना पड़ेगा। तो वहीं बेगूसराय से खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर जारी है। पिकअप वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक मजदूर की
मौत हो गई। इस भीषण टक्कर में 20 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना जिले के खोंदावतपुर थाना इलाके की बताई जा रही है। मृतक की पहचान कोठी थाना अंतर्गत वार्ड संख्या 2 महेश बड़ा निवासी मंटुन राम का लगभग 20 वर्षीय पुत्र गौतम राम के रूप में की गई। मृतक का फुफेरा भाई रंजन कुमार ने बताया कि मृतक प्रदेश में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करता था। कोरोना महामारी ने अपने घर आया और बीते रविवार की शाम वह अपने बड़े भाई के साथ उसके ससुराल छोड़ने रोसड़ा अंतर्गत सागी गया था। लौटने पर किसी काम से फिर पड़ोसी युवक रामप्रीत कुमार के साथ लौटकर सागी जा रहा था, तभी खोंदावतपुर थाने के निकट तेज रफ्तार पिकअप ने जबरदस्त टक्कर मार दी और मौत हो गई। राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट में जो प्रबंधन किया है उसकी सराहना विश्व स्तर तक हुई है, लेकिन संक्रमण का संकट अभी टला नहीं है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। देश के कई राज्यों और राजस्थान